शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज 18 जनवरी 2024 है और दिन है गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख एडिटोरियल, इसके साथ ही साथ में इसकी प्रमुख खबरों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो शुरुआत है दो एडिटोरियल के साथ में होने वाली है। एक तो द हिंदू का है, दूसरा वाला जो एडिटोरियल है हम टाइम्स ऑफ इंडिया से देखने वाले हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो द हिंदू में उतने अच्छे आर्टिकल नहीं छपे थे। इसलिए पहला वाला ही आर्टिकल डिटेल में हम देखेंगे जो कि द हिंदू से है। पहला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कशन हम करने वाले हैं, ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि देखा जाए तो, जो कि सीधे सीधे हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक जो चाइना वाला हम आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये चाइना की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। देखिए, शुरू में तो चाइना की जनसंख्या जब तेज़ी के साथ में बढ़ रही थी, वहाँ जन्म दर तेज़ी के साथ में बढ़ रहा था और चाइना नंबर 1 पहुँच गया। उस समय में चाइना को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम गई। एक तो जनसंख्या को कंट्रोल करना मुश्किल था, दूसरा जब उसकी जनसंख्या जन्म दर कम हो गई है, आज के समय में वहाँ के जो लोग हैं 2 बच्चे नहीं मात्र 1 बच्चा रखना चाहते हैं। तो अब वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो गई है। अब फर्टिलिटी रेट इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और जाहिर सी बात है, यदि किसी देश में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी तो सरकार को अपनी जेब से पैसे ज़्यादा खर्चा करने पड़ेंगे। साथ ही साथ काम कराने के लिए भी उसको, अपनी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी उसको युवा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए चाइना आज के टाइम में फोकस कर रहा है कि हमें अपनी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना है। लोगों को इंसेंटिवाइज प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप उनको, कहना चाहिए सपोर्ट किया जा रहा है कि आप 1 बच्चे से 2 बच्चे वाली पॉलिसी में आइए, 2 से 3 बच्चे वाली पॉलिसी में आइए। लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो अब लोगों का मन जो है पूरी तरह से वहाँ पर बदल चुका है और लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी को ही, कहना चाहिए, ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो चाइना की पॉपुलेशन से हम कुछ सीख ले सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और उसका बुरा असर उसके वहाँ पर दिखाई देना चालू हो गया है, ठीक इसी प्रकार का असर भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि भारत भी अभी देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में हम चाइना को पछाड़ चुके हैं। विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। पिछले साल भी गिरावट हुई थी चाइना की जन्म दर में। इस साल भी पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है हमको, मतलब सेकेंड स्ट्रेट ईयर पॉपुलेशन में हमको गिरावट देखने को मिली है। तो ये किस बात का संकेत है? कंटिन्यू सेकेंड ईयर में भी चाइना की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है। इसका मतलब ये है सरकार जो कदम उठा रही है वो काफ़ी नहीं है। जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चैलेंज चाइना फेस कर रहा है, उसी प्रकार के चैलेंजेस इंडिया भी फेस करेगा। वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी। चाइना ने 2023 में रिकॉर्डेड ए डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर। 2023 का जो साल रहा है वहाँ पर भी हमको जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली है चाइना में। चाइना में इतनी ज़्यादा गिरावट का आखिर रीज़न क्या हो सकता है? तो उस समय में एक ड्रैकोनियन अप्रोच आई थी चाइना में बोला जा रहा था कि एक ही बच्चा होना चाहिए, एक से ज़्यादा बच्चे आप नहीं रख सकते हैं, यदि रखेंगे तो फिर ये अपराध की श्रेणी में जाएगा। बाद में चाइना ने देखा कि सन 2016 में इसको बंद कर दिया, इसको त्याग दिया गया एंड रिप्लेस्ड विथ इंसेंटिवाइज टू इंक्रीज फर्टिलिटी। और 2016, आज ये 2023 चल रहा है और उसके बाद उसने इंसेंटिव प्रोवाइड करना चालू कर दिया कि भाई आप अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाइए, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाइए। लेकिन ये एक बार फिर से फेल हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन हो गई है। फर्टिलिटी डिक्लाइन होना एक्सिलरेट हो गया है, तेज हो गया है। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर सके।
यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शन की यहाँ पर बात होती है कि यूनाइटेड नेशंस का क्या कहना है। यूनाइटेड नेशंस ने प्रोजेक्शन लगाया है कि बहुत सारी नंबर ऑफ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनकी संख्या 41 है 2022 में, 88 हो जाएगी 2050 तक, मतलब डबल हो जाएगी। जनसंख्या में गिरावट को फेस करने वाले कंट्रीज़ की संख्या बढ़ने वाली है। तो जो मोस्ट सीरियस चैलेंज है वो है फर्टिलिटी रेट का गिरावट। फर्टिलिटी रेट हम किसको बोलते हैं? एक महिला अपनी लाइफ साइकिल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। जैसे कि 2 बच्चे को जन्म दे रही है तो फर्टिलिटी रेट 2 हो गई, 1 को दे रही है तो फर्टिलिटी 1 हो गई। इसको बोला जाता है फर्टिलिटी रेट। तो ये जो फर्टिलिटी रेट में गिरावट है तेज़ी के साथ में हमको देखने को मिल रही है आज के समय में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देन दे डिड इन नेशंस दैट आर इन रिच। कंपेयर किया जाता है कि रिच के मामले में गरीब देशों में ये ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। आगे प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ को लेकर के बोला जा रहा है कि देखिए, इंडिया को लगभग 50 साल लग चुके हैं इसकी फर्टिलिटी रेट को 5 से 2 लाने में, विच इज़ जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट, और ये एक रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चली गई है। यूके की बात करें, इट टुक 130 ईयर्स टू डू दैट, और ये चीज़ करने में यूनाइटेड किंगडम को 130 साल लग गए हैं। मतलब भारत की जो जन्म दर है बहुत तेज़ी के साथ में गिर रही है। अब हम वर्कफोर्स की बात करने वाले हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द वर्कफोर्स हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। बोला जा रहा है कि देखिए, यदि तेज़ी के साथ में हमारे देश में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है ना, तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है इसके ऊपर असर पड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया की यदि हम बात करें, इसका मतलब ये हो गया कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू मैक्सिमाइज इट्स डेमोक्रेटिक पोटेंशियल इज़ रिलेटिवली स्मॉलर। इसका मतलब ये है अभी हमारे पास में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, नहीं तो तेज़ी के साथ में हमारे देश में भी वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी। सेंसस को लेकर के बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम जो बिलेटेड सेंसस है उसको कंडक्ट कराएंगे लोकसभा इलेक्शन के बाद में। मतलब लोकसभा इलेक्शन में सरकार जीत जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा कहना चाहिए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर टेस्ट होने वाली है यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्शन की वैलिडिटी की, जो कहती है कि इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को एंड वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गया है 2023 में। साथ ही साथ में यह जो सेंसस होने वाला है यहाँ पर हमको काफ़ी बारीकी से डिटेल प्राप्त होने वाली है, ग्रेनुलर विस्तृत जानकारी मिलने वाली है कुछ अदर एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन में। और ये प्रकार की जो जानकारी होती है ये हमारे लिए एक इनपुट का काम करती है ताकि हम अच्छी पॉलिसी का निर्माण कर सकें। हमें पता चलेगा कि कौन सी जाति के लोग पिछड़े हुए हैं, कौन सी जाति के लोग ऊपर उठे हुए हैं, कौन सी चीज़ों को वो प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी का निर्माण करते हैं। सरकार वैसे पैसा खर्च करती है। एक रीज़न ये भी है सरकार लेट इसलिए कर रही है जनसंख्या जनगणना को ताकि सरकार अपना पैसा बचा सके। ट्रू प्रोंग्ड अप्रोच की यहाँ पर हम बात करते हैं। इंडिया का जो मेन चैलेंज है आज के समय में वो ये है कि हमें एक्सिलरेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। 36 में से 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें जहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है ना वो रिप्लेसमेंट लेवल में है या फिर लोअर है, जहाँ की फर्टिलिटी रेट बोलना चाहिए काफ़ी कम हो गई है। देखिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल का बार बार उल्लेख किया जाता है, तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 रखा गया है,
2.1 रखा गया, इसका मतलब ये है एक जो महिला है एवरेज, किसी भी कंट्री की यदि हम बात करें तो एवरेज निकाला जाता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं एवरेज अपनी लाइफ साइकिल में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये रखा गया है 2.1। टोटल फर्टिलिटी लेवल ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ए वुमेन वुड नीड टू हैव टू रिप्रोड्यूस हरसेल्फ बाय bearing a daughter who survived to childbearing age। अब हमारी तरफ से NFHS सर्वे कराया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया जाता है, और यहाँ से सरकार बहुत सारे सरकारी आंकड़े प्राप्त करती है। NFHS का डेटा ये बोलता है कि जो डिज़ायर्ड फर्टिलिटी रेट है, डिज़ायर्ड फर्टिलिटी रेट हम किसको बोलेंगे, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फैमिलीज़ के बीच में वो 2 से भी नीचे चली गई है। फैक्ट वाली बात तो ये है कि 1.6 है द लेवल इन जर्मनी टुडे। आज के समय में जर्मनी में ये कितनी है, 1.6 हो गई है। और सबसे लास्ट में राइटर के द्वारा बोला जाता है पेंशन सिस्टम के बारे में। जाहिर सी बात है, अभी यदि आप युवा हैं, कामकाज कर रहे हैं, जैसे ही आप वृद्ध होते जाते हैं, 60 के ऊपर होते जाते हैं, अब सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब उनको अपना परिवार चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, खुद का खर्चा चलाने के लिए सरकार उनको पेंशन दे। मतलब अब सरकार को पेंशन के रूप में भी अतिरिक्त खर्चा पड़ने वाला है। तो सरकार को क्या है, कंकरेंटली, चाहे वो सरकार हो चाहे वहाँ के पॉलिसी मेकर्स हों, उनको ज़रूरत पड़ेगी कि उनको पेंशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़े। यहाँ तक कि हम जापान जैसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पेंशन बर्डन समटाइम्स लीड्स टू इंटरजनरेशनल फ्रिक्शन। आप ये देखिए जापान कितना आगे है। जापान जैसे देश पेंशन का बर्डन अभी तक ले रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि यहाँ पर भी वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फ्रीडम से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली वो कितने स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं, या फिर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए उनके ऊपर दबाव बनाती है, इस पर आधारित है ये आर्टिकल। दुनिया भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को जो रैंक प्रोवाइड किया जाता है, उस रैंक में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उनको कितनी ऑटोनॉमी है, वो सरकार से कितने मुक्त हैं, कितने फ्री हैं, इस हिसाब से भी उनको नंबर दिए जाने चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ का रोल होता है सोसाइटी में, वो धीरे धीरे करके किस प्रकार से फेड होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। हायर एजुकेशन सेंटर की बात करें तो आज के समय में ये टर्न हो गए हैं, चेंज होते जा रहे हैं इनटू कैरियर्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आज के समय में यूनिवर्सिटी क्या हो गई है, सरकार के हाथ की कठपुतली हो गई है। सरकार इनके माध्यम से अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। देयर इज़ ए लेटेंट रूम फॉर एकेडमिक फ्रीडम और इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स। कुल मिलाकर के जो एकेडमिक फ्रीडम है ना, वो कम हो गई है, या फिर जिसको आप इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर एकेडमिक फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश करी जाती है। यूजीसी ने ऑर्डर दिया था कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को कि आप इंस्टॉल करिए यूनियन गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों को उनके प्रीमाइसेस में, उनके प्रांगण में। इससे क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का प्रचार प्रसार करना तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर सरकार अपना लक्ष्य साध रही है।
अपना प्रचार प्रसार कर रही है इसके माध्यम से, तो ये बात गलत हो जाती है। ऐसे में फिर क्या होगा, जो अपोजिशन वाली पार्टी है ना उसके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं, वो जानेंगे खाली बीजेपी को, मोदी को। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे जो काम है ना वो कर्टेल करते हैं, रोकते हैं एकेडमिक फ्रीडम को। ठीक है, एकेडमिक फ्रीडम मतलब उनकी काम करने की आज़ादी को। उनका कामकाज क्या है, रिसर्च करना, समाज के लिए काम करना, साथ ही साथ में लोगों को शिक्षित करना। अब अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके वो इन सब कामों में लग जाएं, ऐसे दिशा निर्देश उनको जारी किए जाते हैं यूजीसी के द्वारा। मतलब यूजीसी भी आज के टाइम में कैसी हो गई, पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। क्या ये पहली बार ऐसा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं? तो ये अभी वर्तमान में फ़िलहाल में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। इससे पहले आप देखेंगे कि जो G20 की मीटिंग्स हो रही थी, स्वच्छता कैंपेन चल रहे थे, उनकी एक्टिविटी को आप कंडक्ट कराइए, जैसे कि अवेयरनेस जनरेट करिए G20 की मीटिंग्स को लेकर के, स्वच्छता कैंपेन को लेकर के ऐसे दिशा निर्देश जारी करे गए थे। एज ए रिपीट ऑफ सच डायरेक्टिव, यूजीसी इन लेटर ऑफ दिसंबर एक required the college to create selfie point feature the prime minister। इसी प्रकार के दिशा निर्देश में आगे आप देखेंगे कि यूजीसी ने एक और दिशा निर्देश जारी करा था। इसमें बोला था यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कि आप अपने कॉलेज में सेल्फी पॉइंट लगाइए। मतलब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचाना है, लोगों को शेयर करना है। इससे क्या लगेगा लोगों को, ये तो बीजेपी के साथ में है, ये तो बीजेपी का, हमारा दोस्त तो बीजेपी को वोट दे रहा था, चलो मैं भी दे देता हूँ। कुल मिलाकर के वोट खींचने का काम यहाँ पर हो रहा है। सरकार इनका इस्तेमाल कैसे कर रही है, सरकार इनका गलत यूज़ कर रही है। मतलब अब इनको सरकार स्वतंत्र तरीके से भी काम नहीं करने दे रही है, वो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। लास्ट ईयर में हम बहुत सारे ओकेज़न में, बहुत सारे मौके पर कुछ कुछ चीज़ें देखे हैं जिससे भी एकेडमिक फ्रीडम जो है प्रभावित हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, जो कि कंट्री का टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, हैड कॉल ऑफ ए डिस्कशन ऑन द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कि आप इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन मत करिए। किसके ऊपर, अनलॉफुली एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर आप चर्चा मत करिए। लास्ट मार्च के महीने में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था कि हम इम्पोज करेंगे 20,000 रुपया का फ़ाइन जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे उनके कैंपस में। बाद में जब बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ तो फिर इस ऑर्डर को उनको वापस लेना पड़ा। रिसेंटली देखा जाए तो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया है इन देयर पोजीशन एट द अशोका यूनिवर्सिटीज़। लोग परेशान हो गए हैं, इसलिए अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या इस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी, जहाँ पर जो डिसेंटर्स लोग हैं, क्रिटिकल थिंकर लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, या फिर ऐसे लोग समाज में रहें ही ना। ऐसे में क्या हमारी डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। तो क्या ये जो बेटर प्लेटफार्म हो सकता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अलावा कोई, जो कि इस प्रकार के डिस्कशन को करेगा? नहीं है ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन, तो फिर क्यों इनकी आज़ादी को हम प्रभावित कर रहे हैं? इस प्रकार के जो डिस्कशन होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को लेकर के। इसमें किसी भी की भी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, इसके लिए आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नहीं रोक सकते हैं। फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन रही है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप खुद की बड़ाई करते हैं, अपनी छाती को खुद ठोकती हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया का एक पार्ट है,
इंडिया के डीएनए में ही ये चीज़ मौजूद है। लेकिन आप ये देखोगे कि जो हमारे यहाँ की एकेडमिक फ्रीडम है वो रिफ्लेक्ट होती है इंडिया की पोजीशन में। ठीक है, इंडिया की पोजीशन में कहाँ पर, मतलब हम फ्रीडम, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडिया की जो पोजीशन है बॉटम 30% वाली जो कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है। मतलब अमंग जो 179 कंट्रीज़ हैं उसमें से जो बॉटम वाली कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया शामिल है, यदि हम लास्ट ईयर की रिपोर्ट को देखें। वहीं इसमें जो स्केल यूज़ किया जाता है वो 0 से 1 यूज़ किया जाता है, और इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 0.38 रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दैट दिस स्कोर इज़ लोअर देन इंडियाज बीटे नॉयर पाकिस्तान 0.43। मतलब हम पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा पीछे हैं, हमसे ज़्यादा नंबर तो पाकिस्तान ले लिया है फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। वहीं यदि हम बात करें, देखिए संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, ये सारे अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, लेकिन वहीं सरकार कुछ ऐसे नियम कानून भी लेकर के आई है जिसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर सेडिशन लॉ की बात करें, सेक्शन 124A के अंतर्गत, या फिर मोर कॉमनली मिसयूज्ड क्लासेस ऑफ सेक्शन 295A हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग, जिसके अंतर्गत जो रिलीजियस फीलिंग है उसको प्रभावित करना शामिल है। यहाँ पर ऐसे कुछ नियम कानून हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को फिर ध्यान में नहीं रखा जाता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो डिफेमेशन लासूट हैं आज के टाइम में टूल बन गए हैं हरासमेंट के अगेंस्ट आर्टिस्ट एंड एकेडमिक स्कॉलर्स। आगे जो असर हमको दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर एंड हेड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट। इनका चयन भी ऐसा होता है, ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो सरकार के हिसाब से काम कर सकें। यूजीसी एक्ट 1956 की बात करें तो स्पेसिफिकली कहता है कि इसका जो कोर फंक्शन है वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड को मॉनिटर करना इन कंसल्टेशन विथ यूनिवर्सिटीज़, और इसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कंसल्टेशन किया जाएगा। लेकिन नीरज गोपाल जयाल का कहना है कि आज के समय में ये जो यूनिवर्सिटी है, एक इसके पास में सरकार ने बहुत सारी पावर दे दी है, यूजीसी को बहुत सारी पावर दे दी है, एंड डिस्प्लेड ए हाइटेंड प्रोपेंसिटी टू फंक्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। आज के समय में ये मिनिस्ट्री का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। कुल मिलाकर के आज के टाइम में ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, टू मेक यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन रेदर देन मेरिट। मेरिट का ध्यान नहीं रखा जाता है, लोगों की शिक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है खाली किसका, पॉलिटिकल कंसिडरेशन का, कितना वो चापलूस है, कितना वो आपके करीब है। यदि करीब हो तो आपको वाइस चांसलर बना दिया जाएगा, हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाएगा, ऐसा आज के टाइम में चल रहा है। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम देखें तो हेट स्पीच से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तो हेट स्पीच आज के समय में ऐसा हो गया है जैसे कि कहीं कहीं पर आज के टाइम में प्रो हिंदुत्व यदि चल रहा है तो मुसलमानों के प्रति कभी कभी कुछ चीज़ें बोल दी जाती हैं, कभी कभी दलित वर्गों के प्रति कोई चीज़ बोल दी जाती है, कभी कभी हिंदुओं के प्रति कोई चीज़ बोल दी जाती है। इस प्रकार के जो ऑफेंसिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिससे हिंसा भड़क उठती है, लोगों के बीच में शत्रुता की भावनाएं पैदा होती हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन दिशा निर्देश जारी किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यवतमाल महाराष्ट्र के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रायपुर छत्तीसगढ़ के, कि आपको ये इंश्योर करना है कि नो हेट स्पीच इज मेड ड्यूरिंग द प्रोसेसन planned by Hindu
जन जागृति समिति एंड बीजेपी लीडर टी राजा सिंह। तो बोला जा रहा है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए वहाँ पर, और हेट स्पीच होती है तो फिर हिंसा भड़क जाती है रैलीज में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि आप अलर्ट पर रहिए, एंड जैसे ही कहीं पर कुछ गड़बड़ी दिखती है आपको एक्शन लेना है एज पर गाइडलाइन। इफ़ एनी अटेम्प्ट वाज मेड टू इंसाइट वायलेंस और मेक हेट स्पीच, कहीं वायलेंस को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हो, कैमरा रिकॉर्डिंग रखो, ठीक है, ताकि हेट स्पीच को रोका जा सके।